योगा विद प्रदीप सिंह के 15वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और नए आसन्स के बारे में बताऊंगा। कैसे उन आसन्स को प्रैक्टिस करना है, उन आसन्स के क्या फ़ायदे हैं और उन आसन्स को करते समय आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी जो ये सीरीज़ है बेसिक आसन्स की। बेसिक आसन्स मतलब जिन आसन्स को कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। इन आसन्स को मैं बेबी पोजेज़ बोलता हूँ, यानी कि छोटे बच्चे भी इन आसन्स को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी लास्ट वीडियो देख के किसी ने मुझे कॉल किया। मुझसे सवाल पूछा कि वो कैसे जज करें कि कौन से आसन बेसिक होंगे, कौन से आसन इंटरमीडिएट लेवल के होंगे और कौन से एडवांस आसन्स होंगे। तो इसका एक देखिए सीधा-सा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको तो पहले अपना बॉडी टाइप देखना है कि आपकी बॉडी बॉडी का फ्रेम कैसा है। जैसे कि एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ ये बॉडी टाइप होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। तो आपको पहले ये पता करना है कि आप वात डोमिनेटेड हो, पित्त डोमिनेटेड हो, कफ डोमिनेटेड हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इस पे, आप जाके देख सकते हैं वीडियो बॉडी टाइप की। हमारे 3 बॉडी टाइप होते हैं हमारे। तो आपकी बॉडी के हिसाब से जब आपको ये पता चल जाएगा आपका बॉडी टाइप क्या है, तो आपको फिर ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। जैसे कि 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं फिटनेस के? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, बैलेंस एंड बॉडी रिदम, बॉडी वेट शिफ्टिंग। तो अगर आपको लगता है कि आप नेचुरली फ्लेक्सिबल हैं, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके शरीर की, तो आप देखेंगे जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड आसन है वो आप बड़ी आसानी से कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं वो आपके लिए बेसिक आसन्स हो जाएँगे, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नेचुरली आप बहुत टफ़ हैं, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आपकी, स्टैमिना बहुत अच्छा है, आपकी जेनेटिक्स, आपकी बॉडी कंपोज़िशन ऐसी है, तो आप स्ट्रेंथ बेस्ड आसन बड़े आराम से कर पाएँगे। तो ऐसे करके जो आसन आप ईज़िली कर पा रहे हैं, वो आपके लिए बेसिक आसन्स हो जाएँगे और जिन आसन्स को करने में आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो रहा है, वो इंटरमीडिएट लेवल के आसन हो जाएँगे। और फिर जो आसन आप कर ही नहीं पा रहे हैं, जिस 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 आसन को आपकी बॉडी अप्रोच ही नहीं कर पा रही है, तो वो आसन आपके लिए एडवांस लेवल के आसन हो जाएँगे। अब एडवांस लेवल के आसन को कैसे अचीव किया जाता है? उसके लिए एक सेकेंडरी प्रोसेस बनाई जाती है। मान लिया एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लिया आप पश्चिमोत्तानासन ट्राई कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सीटेड फॉरवर्ड बेंड, बट आप फॉरवर्ड बेंड कर ही नहीं पा रहे हैं। तो होता क्या है कि बहुत से लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं आसन करते समय। ये तो आपको करना ही नहीं है, ये तो पाप है। योगा में फ़ोर्स करना, योगा में अनवांटेडली बॉडी को पेन देना, ये बिल्कुल गलत है। योगा में अप्रोच बहुत ईज़ी रखनी है आपको, ब्रेन लगाना है, दिमाग बहुत शार्प रखना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लिया आप पश्चिमोत्तानासन ट्राई कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले चेक करेंगे कि आपका फॉरवर्ड बेंड क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पश्चिमोत्तानासन करते समय कुछ बॉडी पार्ट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली लोअर बैक का, ठीक है? पेल्विक फ्लोर का, हिप मसल का, हैमस्ट्रिंग का, काफ मसल का और एब्डोमिनल मसल का। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड बेंड क्यों नहीं हो रहा है? क्या पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब पेट निकला हुआ है तो फिर फॉरवर्ड बेंड कैसे होगा? तो पेट कम करिए, अपनी डाइट चेंज कीजिए, क्रंचेस कीजिए, ठीक है? वर्कआउट सेकेंडरी वर्कआउट कीजिए जिससे आपका पेट कम हो। जब पेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब पेट का एरिया कम हो जाएगा तो फिर वो एरिया स्पाइन को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा और फॉरवर्ड बेंड बढ़ेगा। चलिए पेट नहीं है, बैक स्टिफ है, तो फिर कुछ सेकेंडरी वर्कआउट करके कुछ ईज़ी आसन करके बैक को पहले फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। बैक एक बार फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो फॉरवर्ड बेंड बढ़ जाएगा आपका। शायद बैक स्टिफ नहीं है, हिप मसल टाइट है, किसी के हिप मसल टाइट होते हैं, पेल्विक फ्लोर। शायद हैमस्ट्रिंग टाइट है, क्या पता काफ मसल्स टाइट हैं, जो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंड करने के लिए। तो ऐसे आपको पता करना पड़ता है कि किस बॉडी पार्ट में ब्लॉक है। तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर ब्लॉक है तो उसके लिए योगा फॉर बॉडी पार्ट्स किया जाता है, जो आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँगा जब हम एडवांस लेवल के आसन्स करेंगे कि कैसे एक आसन को अप्रोच किया किया जाता है। तो फिर जब आप इस एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को टारगेट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं तो स्ट्रेंथ ठीक करते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं।
तो क्या होता है धीरे-धीरे उसके जो रेज़िस्टेंस है वो हटती है और वो पार्ट अच्छे से रिस्पॉन्स देने लगता है। फिर जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो फिर आप उसके बेस पे जो भी एडवांस लेवल का आसन है उसको कर पाते हैं। फिर एक दिन वो एडवांस लेवल का आसन भी आपके लिए ईज़ी टू डील हो जाता है। तो इस तरीके से एडवांस लेवल के आसन भी एक दिन बेसिक आसन बन जाएगा आपके लिए। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी जो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बेसिक जो आसन्स की सीरीज़ है, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आप बहुत डीपली बॉडी की एनाटॉमी को, बॉडी के सिस्टम को समझ पाएँ और फिर जब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जाएँगे तो फिर इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर तो हम बैक टू बैक आसन्स करेंगे। फिर अभी आपको पावर योगा भी करना है। पावर योगा के बाद हमको रिलैक्सेशन कैसे एनर्जी को रिस्टोर किया जाए वो सीखना है। बहुत सारा काम है। अभी प्राणायाम सीखने हैं, बंधास सीखने हैं और मुद्रा योगा सीखना है, हठ योगा सीखना है। तो बहुत बड़ा ये अ, योगा का सब्जेक्ट है। तो उसको कवर करने के लिए अच्छी खासी मेहनत लगेगी और अच्छा खासा एक सिस्टम लगेगा। तो उसी सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ नए आसन्स के साथ और इन आसन्स को प्रैक्टिस करिए और इनके फ़ायदे लीजिए। आइए, सबसे पहले जो आसन हम परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं, उसका नाम है शलभ आसन। शलभ का मतलब होता है ग्रासहॉपर, जिसको हिंदी में हम टिड्डा भी बोलते हैं। तो इस आसन से क्या फ़ायदे होंगे, कैसे इस आसन को किया जाए, उसको बताने से पहले मैं आपको इस आसन का जॉनरे बताता हूँ। जॉनरे मतलब क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड आसन है या स्ट्रेंथ बेस्ड आसन है या स्टैमिना बेस्ड आसन है। तो पहले मैं आपको करके बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ईज़िली जाइए अपनी मैट पे पेट के बल लेट जाएँगे। कैसे? ये देखिए। और जब आप पेट के बल लेटे उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन कैसे रखनी है आपको? दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, पैरों को स्ट्रेच करना है और फोरहेड ज़मीन पे रखना है। बट फोरहेड को ऐसे ज़मीन पे रखिएगा कि आपकी नोज़ ज़मीन पे टच ना हो। आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मेरी नोज़ हल्का-सा फ्लोर से ऑफ है, तो नेक को एंगेज रखेंगे, ठीक है? तो ये है आपकी प्रोन पोजीशन। इस पे बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे एंड ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। एज अ बिगनर कोई ज़रूरी नहीं है आप ब्रीदिंग पे फोकस करें, जैसे नेचुरली होता है वैसे करेंगे। तो आइए ब्रीदिंग को भी साइड रखते हैं, जब एडवांस लेवल के आसन पे जाएंगे तब ब्रीदिंग पे डिस्कशन करेंगे। तो आप क्या करिएगा, धीरे से आपको हेड को भी ऑफ फ्लोर उठाना है, हाथों को भी और पैरों को भी। ये एंड इसको होल्ड करना है और जब आपको थोड़ा थकान या फिर पेन होने लगे धीरे से हेड को भी, हाथ को भी और पैर को भी जमीन पे ड्रॉप कर देना है। इसको बोलते हैं हम लोग शलभासन। आपने वो इंसेक्ट देखा होगा जिसको हम टिड्डा बोलते हैं, ग्रास होपर। ग्रास होपर के जब बॉडी के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको क्या फील होगा? पहली चीज, उसके लिम्स बहुत पतले होते हैं, हाथ पैर, और शरीर में ज़्यादा मांस नहीं होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा ऐसे लोग जो बहुत दुबले पतले होते हैं, जिनके हाथ पैर बहुत पतले हैं, उनको बहुत से लोग चिढ़ाते भी हैं, उनके कॉलीग, जैसे टिड्डा टिड्डा कह के बुलाते हैं। तो ये क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ग्रासहॉपर है उसके हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, शरीर बहुत लाइट होता है, हल्का होता है। तो जब इस आसन को सीखा होगा, अडॉप्ट किया गया होगा, तो किस चीज़ को ध्यान में रखा गया होगा? लाइटनेस को। तो पहली चीज़ क्या करेगा ये आसन आपकी बॉडी में? ये लाइटनेस फ़ील कराएगा। अगर आपको आपके हाथ-पैर भारी लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके लोअर पार्ट का एरिया हेवी है, और जब आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो बॉडी उतनी अच्छी कैरी नहीं कर पाती अपने वज़न को। तो इस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करके आपकी बॉडी में एक लाइटनेस आएगी, बॉडी की वॉक अच्छी होगी, आप बॉडी के वेट को अच्छे से कैरी कर पाएँगे। चलते समय, उठते समय, बैठते समय आपको वो लाइटनेस
फील होगी, आपके शरीर पे वो लाइटनेस रिफ्लेक्ट होगी और बॉडी की जो वॉक है वो ग्रेसफुल बनेगी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी। तो पहला तो ये फ़ायदा हो गया इसका। अब देखिए जब आप इस पोस्चर को कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप पहला काम क्या कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ये टफ है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, इसको छोटे-छोटे ईज़ी हिस्सों में बाँट देना है। तो पहले क्या करिए, सिर्फ़ हेड को उठाइए और ड्रॉप कीजिए। हेड को उठाइए और ड्रॉप कीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? आपको ये पता चलेगा कि आपकी सर्वाइकल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि आपके हेड का वेट होल्ड कर सके और लिफ्ट कर सके, पहला, ठीक है? और बहुत से लोग जिनको ऐसा लगता है उनका शोल्डर का एरिया बहुत स्टिफ है और आर्म्स को उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आर्म्स को कैसे उठाएँगे? आप लेटे, पहले इंडिविजुअली एक आर्म को उठाइए, ये 1 एंड ड्रॉप कर दीजिए, 2 एंड ड्रॉप कर दीजिए, फिर दूसरे हाथ को 1 ड्रॉप कर दीजिए, 2 ड्रॉप कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कौन सा शोल्डर ज़्यादा स्टिफ है, तो धीरे-धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करके वो शोल्डर की मूवेबिलिटी अच्छी होगी। सेम चीज़ पैरों में, क्या पता आपके हिप का एरिया बहुत ज़्यादा स्टिफ है, हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो उसको कैसे फ्री करेंगे? दोनों हाथ पीछे ले लीजिएगा, चिन को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, फिर एक पैर पे टारगेट, उठाइए, ड्रॉप कीजिए, दूसरे को उठाइए, ड्रॉप कीजिए, फिर दोनों को उठाइए, ड्रॉप कीजिए। ये भी आसन है, ये भी शलभ आसन के वेरिएशंस है, इजी, ठीक है? जो ये आसन है, ये अपने आप में एक इजी आसन है, बट ये उसके भी सब डिवीजन में और इजी आसन है। तो आप ऐसे एक-एक लिम्ब को, पहले हेड को अलग से चेक कर लीजिए, हाथों को अलग से चेक कर लीजिए, पैरों को अलग से चेक कर लीजिए। जब ये सारे एक अच्छे रिदम में उठने लगे, फिर ऑल टुगेदर कंबाइन करके कंप्लीट शलभ आसन करेंगे, ऐसे। लिफ्ट और होल्ड कीजिए और यहाँ पे 2-3 डीप ब्रीथिंग कीजिए। और लैंड करके आराम से इस आसन को वाइंड अप कर दीजिए। देखिए, फ़ायदे क्या हैं इस आसन से? सबसे पहली चीज़ मैंने जो आपको बताया, जिस आसन को आप कर रहे हैं, उस आसन के नाम पे जाइए पहले। इसका नाम है शलभ आसन। शलभ मतलब होता है ग्रासहोपर। तो ग्रासहोपर एक इंसेक्ट है। एक इंसेक्ट की बॉडी कैसी होती है? छोटी, लाइट, हल्की, लिम्ब छोटे। तो क्या करेगा? आपकी बॉडी में लाइटनेस लाएगा। लाइटनेस के साथ-साथ इसका मेंटल और इमोशनल फ़ायदा क्या है? अगर आपके अंदर आपको लगता है कुछ ऐसे मूड्स हैं जो डोमिनेट करते हैं आपकी बॉडी को, नेगेटिव मूड्स, जैसे कि एंगर बहुत ज़्यादा होना, बहुत ओवरथिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे आसन क्या करते हैं, उन मूड्स को लाइट करने में भी हेल्प करते हैं। हर आसन फिजिकल लेवल से लेके, इमोशनल से लेके, मेंटल से लेके, साइकोलॉजिकल लेवल तक आपको बेनिफिट दे सकता है। तो इस आसन का रेगुलर प्रैक्टिस जब आप अभ्यास आप करेंगे, तो आपके इमोशनल लेवल को भी ये हेल्प करेगा, आपके एंगर इश्यूज़ को कम करने में, आपके बॉडी में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, किसी और इनस्टेबिलिटी का जो भाव है वो डोमिनेट कर रहा है आपकी बॉडी को, तो उस भाव को लाइट करके स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करेगा। दैट इज़ साइकोलॉजिकल और इमोशनल और मेंटल लेवल का बेनिफिट। बट वो आपको तब फ़ील होगा जब आप इसको रेगुलर बेस पे सालों तक प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप वो इमोशनल और मेंटल लेवल को फ़ील कर पाएँगे कि इसका इमोशनल और मेंटल लेवल पे क्या फ़ायदा है। इसके अलावा सर्वाइकल को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि हेड को उठा रहे हैं आप सर्वाइकल की ताकत से। सर्वाइकल का एरिया वीकेस्ट एरिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। हाथों को उठा रहे हैं आप, शोल्डर की मूवबिलिटी को चैलेंज करेगा। अगर फ्रोज़न शोल्डर के सिम्पटम है आपकी बॉडी में, आने वाले टाइम पे फ्रोज़न शोल्डर होने वाला है, तो वो नहीं होगा आपको, ठीक है? हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ओके? अब पैरों के एरिया पे आते हैं, जब आप पैरों को इंडिविजुअली उठाएँगे तो पेल्विक फ्लोर, हिप मसल की स्ट्रेंथ अच्छा करेगा। हिप मसल क्या करते हैं? ये पेल्विक फ्लोर क्या करता है? ये आपकी बैक के लिए कुशन का काम करता है। तो जितनी आपकी हिप मसल टोन होगी, जितनी आपकी हिप मसल स्ट्रॉन्ग होगी, इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अच्छा होगा, उतना स्पाइन को फंक्शन करने में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? तो हिप मसल स्ट्रॉन्ग होगी, हिप मसल की फंक्शनिंग अच्छी होगी तो साइटिका नर्व यहाँ से गुज़रती है,
साइटिका का अगर कोई सिम्पटम होने वाला होगा, पेन होने वाला होगा बॉडी में, वो नहीं होगा। पेट पे पूरी बॉडी का वेट जाता है, तो पेट की एरिया में क्या है, ये समान वायु का केंद्र है। समान वायु क्या होती है, 4 वायु में से एक वायु, अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु एंड समान वायु। तो समान वायु का काम क्या है, एसिमिलेशन, डाइजेशन में हेल्प करती है समान वायु। तो जब आप नाभि के बल पे खड़े होंगे, इसमें पूरा वेट नाभि पे आता है, पेट पे आता है, तो पेट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो समान वायु है वो भी अच्छी होगी। समान वायु अच्छी होगी तो क्या होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, एसिमिलेशन अच्छा रहेगा, गैस एसिडिटी है, ये इंडाइजेशन, इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या-क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, किडनीज़, ठीक है? जितना इसको ज़्यादा होल्ड करेंगे प्रेशर वहाँ तक जाएगा, उन ऑर्गन्स की मसाज होगी। पूरा जब आप उठा रहे हैं, ये एक तरीके का बैकवर्ड बैंड है। जब भी बॉडी को हम बैकवर्ड मूविंग ट्रैजेक्टरी में ले जाते हैं, जब भी हेड को हम पीछे की ओर ले जाते हैं, चाहे फिर हम पेट के बल लेट के शलभासन में ले जाएँ, तो इसको बैकवर्ड बैंड बोलते हैं। बैकवर्ड बैंड क्या करता है, आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉरवर्ड बैंड क्या करता है, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये भी मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बताया है कैसे। तो ये आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? हाँ, अगर हार्निया का इश्यू है, इरिटेबल बोल सिंड्रोम का इश्यू है, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा कि आप इस आसन को करें या ना करें। बहुत सी जगह में आप क्या करें, देखिए मैं तो ये आपको बोलता ही आया हूँ और बोलता रहूँगा कि डॉक्टर्स की एक ना क्लियर परमिशन आपको ज़रूर होनी चाहिए योगा प्रैक्टिस करने से पहले, ताकि आप योगा को बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो अगर डॉक्टर ने कुछ लिमिटेशंस बोली है, आपका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है? जिसकी हीलिंग अभी नहीं हुई तो तब नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल ट्राई मत करिएगा। अगर बैक की कोई इंजरी है, रिकवरी चल रही है, हालाँकि ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको सजेस्ट करते हैं, शलभासन को अलाउ करेंगे अगर आपकी बैक की कोई इंजरी या बैक का कोई ऑपरेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड बेंड वाले जितने भी आसन हैं, वो बॉडी को हील करने में, स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, स्पाइन को हील करने में मदद करते हैं। तो मान लिया अगर आपको स्लिप डिस्क का इश्यू हुआ है पास्ट में, बैक का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई लंबर का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर लोअर बैक की कोई सर्जरी हुई है, तो उसमें आई थिंक इसको अलाउ करते हैं डॉक्टर, बट वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फिजियो योगा का भी पार्ट है ये आसन। फिजियो योगा क्या होता है? फिजियोथेरेपी को जब योगा में मर्ज किया जाता है तो वो हम उसको बोलते हैं फिजियो योगा। तो ये फिजियो योगा का भी पार्ट है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कब इसको करना है, कब नहीं करना है, कैसे इसके फ़ायदे हैं। बाकी प्रेग्नेंट वुमेन इसको अवॉइड करें। बैक इंजरी हुई है, हार्निया का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बोल सिंड्रोम का इश्यू है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अगर आपके पेट का एरिया बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट का एरिया जब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो पेट का प्रेशर हार्ट की ओर बहुत ज़्यादा जाता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन आप बोल सकते हैं या एयर का रिवर्स होना, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। तो ऐसे में अगर आप इस शलभासन को करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पहले वो वज़न घटाएँ, एक लिमिट तक पेट का जो एरिया है उसको कम करें और फिर इसको ट्राई करें। नहीं तो क्या होगा, सडनली अ, गले की ओर या फिर छाती की ओर प्रेशर आएगा तो सफोकेटेड फ़ील कर सकते हैं। हार्ट और लंग्स के एरिया में प्रेशर फ़ील कर सकते हैं और चक्कर आ सकता है, गिडीनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान इस आसन को करते समय रखें। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट आसन पे।